डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 3.21 से 3.26। ये वीडियो नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.21 देखते हैं क्या है। वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ओ एज पॉजिटिव, मोर निगेटिव और लेस निगेटिव देन फर्स्ट। यानी कह रहा है कि क्या आप ऐसा समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन का जो आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और निगेटिव चार्ज बनाता है, अनायन बनाता है। ओके, तो हर एक वर्ड को सुनिए, ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है, तभी आप समझ पाते हैं। तो अनायन बनाता है ना। तो कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो ऑक्सीजन का होगा वो पॉजिटिव होगा, मोर निगेटिव होगा या लेस निगेटिव होगा। इस चीज़ को जस्टिफाई भी आपको करना है, बताना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ऑक्सीजन का। तो यहाँ मैंने दिखाया है आपको कि ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जाता है तो उसका आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -141 किलो जूल पर मोल है। लेकिन जब अनायन बन गया तो अनायन के बाद जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 निगेटिव चार्ज होगा और 2 निगेटिव चार्ज लेने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ईजी का मतलब है गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो +780 किलो जूल पर मोल हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज निगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज व्हेन गैसेस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि एनर्जी रिलीज होती है जब कोई गैसेस एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ठीक है, और फॉर्म मोनोवैलेंट अनायन। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो वहाँ पे काम करता है क्या, रिपल्सन बिटवीन मोनोवैलेंट अनायन एंड सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। समझ गए, रिपल्सन होता है किसके बीच, मोनोवैलेंट अनायन जो बना हुआ है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन उसने लेके अपना मोनोवैलेंट अनायन बनाया तो वो भी निगेटिव चार्ज है, और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से दोनों के बीच आपस में रिपल्सन होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि उस काम को करने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होगा, आपको एनर्जी खर्च करना होगा। पहला इलेक्ट्रॉन लेने में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ इसे निगेटिव के फॉर्म में दिखाया गया, लिखा हुआ है, सारी बातों को मैंने लिख भी दिया है। और जो मेन बातें होती हैं, मेन की वर्ड्स होते हैं, उसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देती हूँ ताकि उसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके कि पॉजिटिव क्यों लिखा गया और निगेटिव क्यों है और पॉजिटिव वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि आपको एनर्जी दे के इस जो रिपल्सन है ना इसे कम करना होगा, तभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके डाइवैलेंट अनायन बनाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों ही सेम है, बट सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आपका क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ निगेटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये बताता है आपसे कि कोई भी जो एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा निगेटिव आयन। ये बताता है कौन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला गया तो आपने ये समझ लेना होता है कि वो दिया गया एटम एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने में लेने का टेंडेंसी रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगा। तो ये कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताता है। इससे पिछले वीडियोस में जब मैंने आपको पढ़ाया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वहाँ पे आपको ये समझाया था कि वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का
लॉस होता है वहाँ पे, तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो वो जहाँ कहीं भी आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बातें आई समझ में आपके। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि जब कभी आपका कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है जिसमें कि एक, जैसे मान लीजिए HCl में बना है, तो जिसमें से एक जो हो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव देन अदर हो, तो वैसे केस में जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव थोड़े से खींच जाते हैं, तो जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, जिसकी तरफ खींच गया उस पे पार्शियल निगेटिव, जिसकी तरफ से खींच गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कॉन्सेप्ट आपने डायपोल मोमेंट के समय भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए जब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है तो कहीं और इसका यूज़ नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं अभी इसका यूज़ बहुत जगह पे आप करते हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में ही ये बातें पढ़ाई गई हैं आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब समझ गए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, चला जाता है, जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज होता है। लिख दिया है मैंने, इसे लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी पे। इट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, how would you react to the statement that the electronegativity of N on Pauling scale is 3.0, यानी 3 आप मान लें, in all the nitrogen compounds, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल का मतलब है कि वो ऐसा स्केल है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को दिखाया गया। जैसे आप कैसे, मैं बोलती हूँ आपसे कि ये जो है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो वो कैसे पता चलता है, पॉलिंग का स्केल है जिसमें वैल्यूज दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो उसके स्केल में क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है कितना, 3.0, इंडिकेट्स दैट इट इज सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। बट इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल द कंपाउंड इज 3। देखिए ये आप कैसे आप इसको स्टेटमेंट देंगे कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन 3 ही होगा। क्यों, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द पर्टिकुलर कंपाउंड, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे भी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैम, सवाल उठेगा आपके दिल दिमाग में। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको, ठीक है, तो वो समझना होगा वहाँ। मैं हमेशा बोल रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों केमिस्ट्री के अंदर काम करता है, इसलिए उसे जनरल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। कि केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट होता है, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक में भी काम करता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। कैसे, देखिए, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। Thus, the electronegativity of nitrogen increases in moving from sp3 hybridized orbital to sp hybridized orbital, that is sp3 से sp की ओर। क्यों, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ मैंने लिखा है कि ग्रेटर दी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डिपेंड करता है कि आपके नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है गिवन कंपाउंड के अंदर। जो कंपाउंड दिया है तो उसमें नाइट्रोजन किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन कैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं पर उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसके केस में क्या होता है, एस कैरेक्टर कितना है, 50-50% हो जाता है, ठीक है। ये निकालने की चीज़ है, आप निकाल सकते हैं। अगर 100 है, एस पी है तो 50-50 होगा। 100 है तो इसमें 2 पार्ट पी का हो गया, 1 पार्ट आपके एस का हो गया। उसी तरह से इसमें पी का 3 हो गया, एस का ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एस का 25 हो जाएगा, बाकी 75 पी कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से निकाला जाता है। तो अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो आपने यहाँ देख लिया कि पॉलिंग स्केल पर अगर 3.0 दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन हर एक कंपाउंड में
उतना ही रखेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया कि मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस ये जो लाइन अंडरलाइन करके रखा है, बस यही की लाइन है जिसे आप ध्यान में रखेंगे और याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके। क्वेश्चन नंबर 2-4 है क्या मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो स्टार लगा लीजिए, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हैं और ये चैप्टर आने वाला है तो एकदम 100% आएगा, और ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहा है कि आप ना रेडियस के बारे में डिस्कस कीजिए, रेडियस के बारे में बताइए कब कब, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और दूसरा लूजेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब उसका रेडियस पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। बातें आई आपके समझ में कि दो ही बातें होती हैं कि या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, जो लिखा हुआ आप प्रवचन देख रहे हैं उसमें कोई मेहनत नहीं है, इसको समझने का चीज है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, आपने इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी कि आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा रीजन काम करता है। मैंने बहुत बारी आपको पढ़ाया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास जितना है उतना ही रहता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे कोई असर नहीं आता है। आपने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा, तो होगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन खींचना था तो अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 11 इलेक्ट्रॉन खींचना है, यानी 11 को खाना पूर्ति करना है। समझ में आ रही बात, जैसे आपके घर में कोई मेंबर है, 10 मेंबर का खाना खिलाना है और 11वां मेंबर आ जाए तो ऑब्वियस है कि कुछ तो होगा ना परेशानी, आपको कुछ ना कुछ शेयर करना होगा आप लोगों के एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, उससे ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि साइज आपका बढ़ेगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आप समझ गए कि अब क्या होगा, लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रह गया, जिसके कारण न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कम ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो तेजी से खींचेगा और ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण साइज छोटा हो जाएगा। बस इसी बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, सुनिए। गेन एन इलेक्ट्रॉन इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन अनायन, द साइज ऑफ एन अनायन विल बी लार्जर देन that of parent atom because the additional of one or more electrons would result in increased repulsion among electrons and decreases in effective nuclear charge। तो बात समझ गए आप, मैंने कहा आपको बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें मैंने आपको जो समझाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो जाता है और साथ ही साथ रिपल्सन इंक्रीज करता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा, जिसके कारण साइज बढ़ जाता है पेरेंट एटम से अनायन का। बस ध्यान रखना है कि पेरेंट एटम से अनायन का साइज बड़ा होता है, यानी फ्लोरीन का साइज फ्लोरीन माइनस से छोटा होगा। फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन माइनस का 136 पिकोमीटर हुआ। बात आ गई समझ में। ये एटॉमिक रेडियस हुआ क्योंकि एटम का रेडियस है, जब वो आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसको आयनिक रेडियस कहने लगते हैं। जब तक एटम था एटॉमिक रेडियस, जब आयन में कन्वर्ट हुआ आयोनिक रेडियस, चाहे वो अनायन हो चाहे वो कटायन हो। बात आ गई समझ में आपके। तो बस जो समझाया है, समझा तो मैंने दिया है। लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आपको, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कटायन, ये हुआ। कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फॉर्मर इलेक्ट्रॉन्स while its nuclear charge remains the same। ठीक है, तो बात जो समझाई वही लिखा। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम 186 होता है, लेकिन जब आयोनिक रेडियस में कन्वर्ट होता है तो 95 पिकोमीटर होता है। तो बताइए आप 100% अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को, अब आप बताएंगे कि क्या इसको आपको रटने की ज़रूरत है, क्या आपको रटना पड़ेगा इसे, नहीं ना। बहुत आसान है इसको समझ के याद रखना, और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, would you expect the first ionization enthalpy of
two isotopes of the same element to be the same or different, justify your answer। देखिए जस्टिफाई बहुत करवा रहा है इसमें। क्या है कि पहले आपको समझ लेना है क्वेश्चन क्या है मेरा, कि आप क्या समझते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप्स, समझ गए? आइसोटोप्स का मतलब जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो किसी भी दो आइसोटोप का जो कि सेम एलिमेंट का होगा, क्या उसका सेम हो सकता है या डिफरेंट होगा? क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी होगा वो क्या सेम होगा आइसोटोप्स का, दो टू आइसोटोप्स का। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, आपको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। मैंने अभी क्या कहा, एटॉमिक नंबर सेम होता है जिस तभी उसको आइसोटोप्स कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जब आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझ पाते हैं कि आइसोटोप्स मतलब क्या, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ मैं लिख रही हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग अदर थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे लिखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Since isotopes of an element have the same electronic configuration and same nuclear charge, they have same ionization enthalpy। समझ गए आप? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, ठीक है। तो जो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे होगा, आउटर मोस्ट सेल से होगा। तो यहाँ पे बातें क्या आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। आइसोटोप्स का क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपस में सेम होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो जाती है, जिसके कारण उसका जो होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी आइसोटोप्स का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि आपको बराबर ही एनर्जी खर्च, आपका मतलब बराबर ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। बात आ गई समझ में आपके? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब कभी मैं कहती हूँ कि आप समझ गए, अगर नहीं समझे होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया कीजिए कि हाँ मैम नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बताने हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उस टाइम पे भी मैं क्लियर कर दूंगी आपका कॉन्सेप्ट, अगर मेरे जहन में आ जाएगा कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तब, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना बेसिक से बेसिक बात हो जो आपके समझ में ईजिली आ जाए वो मैं बता ही देती हूँ आपको। तो चलिए 26 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? आपने बहुत 8, 9, 10th में पढ़ रखा है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फिजिकल डिफरेंस तो आप समझते ही हैं क्या होता है ना। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि क्लास 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास जहाँ कहीं भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस हो, फिजिकल और केमिकल डिफरेंस होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। फिजिकल डिफरेंस मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसे लिया है। हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। मेटल्स में टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाएगा। उसके साथ ही आपके नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होता है अनायन बनाने का, ठीक है। मेटल्स का टेंडेंसी होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ओबियस है नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, जबकि नॉन मेटल्स का हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्यागना ही नहीं चाहता ना, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो लेने वाला लूज कैसे करेगा, इसलिए इसका हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाता है, जबकि मेटल्स का लो होता है। नेक्स्ट, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, जबकि नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है मेटल्स, जो बनाता है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो वो मेटल बेसिक ऑक्साइड होता है, और ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आपके एस ब्लॉक में रहता है मेटल, एस ब्लॉक में है ना। तो
आयोनिक कंपाउंड बनाता है क्योंकि लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है और साथ ही साथ कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। आप चाहें तो इसे और एक भाग में बांट सकते हैं, जैसे मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और 5 नंबर पे लिख सकते हैं इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। तो 5 डिफरेंसेज भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप एसिडिक लिख दिए और नीचे 5वें नंबर पे कोवैलेंट कंपाउंड भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो 6ठे नंबर पे एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, यानी कि कैसे आप एग्जामिनेशन के अंदर आप मान लीजिए जो पेपर लिखना है आपको और आपको मार्क्स लाना है, तो उसमें आप कैसे डिफरेंसेस को और ज़्यादा बड़ा इनलार्ज करके लिख सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, ट्रिक समझा दिया कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 26 कंप्लीट हुआ। इसके आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें चैनल से। सपोर्ट कीजिए चैनल का, ठीक है। और आपने वैल्यूएबल सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम आप ऐसे वीडियो बनाइए ताकि आपको और ज़्यादा सुविधा हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।